बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सब्जेक्टिव पार्ट वीडियो ऑफ CS621 जो कि अभी करंट पेपर्स में सब्जेक्टिव आ रहा है। मैं आपसे वो शेयर करूंगा और ये वीडियो देखने के बाद इंशाल्लाह आपका 4/4 जीपीएस क्योर हो जाएगा। तो सब्जेक्टिव पार्ट की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ चीज़ें शेयर करना चाहूँगा। वो ये कि मैंने CS621 की प्लेलिस्ट बना दी है चैनल पर, तो अगर आपके पास टाइम है, आप 3 आवर्स दे सकते हैं इस सब्जेक्ट को, तो आप ये वीडियो लाजमी देखिएगा। इसके अंदर मैंने कंप्लीट सब्जेक्ट कवर किया है, तमाम कॉन्सेप्ट्स, तमाम MCQ सब्जेक्टिव जो भी आ सकते हैं बुक में से, वो मैंने इसमें कवर कर दिए हैं। अगर आपके पास इस वीडियो को देखने का टाइम नहीं है तो आपने एक ये वीडियो देखनी है जो कि MCQs की मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिया, और अभी मैं जो सब्जेक्टिव रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा। तो ये वाली 2 वीडियोस अगर आप देखेंगे तो आपके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव इंशाल्लाह 90% से ज़्यादा हो जाएंगे। अगर आपने 100% करना है तो आपको ये 3 आवर्स की वीडियो देखनी पड़ेगी। हो सकता है अगर आपकी किस्मत अच्छी हो तो इन छोटी छोटी 2 वीडियोस से जो MCQ और सब्जेक्टिव हैं आपका 100% पेपर हो जाए। अच्छा, उसके अलावा जो मेरे पास MCQs की वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, एक तो इसके आंसर जो मैंने मार्क किए हैं वो बिल्कुल करेक्ट आंसर्स हैं और मैंने साथ में कॉन्सेप्ट्स भी शेयर किए हैं। तो ये वीडियो आपने लाजमी देखनी है। अगर आपके पास ये फाइल्स कहीं और से मिल भी गई हैं तो इस वीडियो को आपने लाजमी देखें, क्योंकि इसके अंदर आपको करेक्ट आंसर्स मिलेंगे और साथ में कॉन्सेप्ट भी मिलेगा जो आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में भी हेल्प देगा। साथ में मैंने कुछ और MCQs कमेंट में ऐड किए हैं जो कि स्टूडेंट ने शेयर किए हैं इन फाइल्स के अलावा। एक ये है कि जो GPU है उसको क्या यूज़ नहीं है, तो उसमें से आपने जनरल ऑफिस टाइपिंग सेलेक्ट करना है कि जनरल ऑफिस टाइपिंग में GPU इस्तेमाल नहीं होता। बाकी ग्राफिक्स रेंडरिंग में यूज़ होता है, आपके पास और चीज़ों में यूज़ होता है, मशीन लर्निंग में यूज़ होता है, लेकिन ऑफिस टाइपिंग में यूज़ नहीं होता। दूसरा क्वेश्चन ये है कि pthread सपोर्ट्स म्यूटेक्स टाइप्स, तो ये 3 म्यूटेक्स की टाइप सपोर्ट करता है। उसके बाद है वाइल वेटिंग ऑन द कंडीशन वेरिएबल द pthread डैश द म्यूटेक्स, तो जब जो हमारे पास कोई थ्रेड होता है जब वो वेट कर रहा होता है किसी कंडीशनल वेरिएबल पे तो वो म्यूटेक्स को अनलॉक कर देता है। नेक्स्ट है कि व्हेन द प्रेडिकेट बिकम्स ट्रू द कंडीशन वेरिएबल इज यूज्ड टू डैश वन और मोर थ्रेड्स वेटिंग ऑन द कंडीशन। जब कोई थ्रेड कंडीशन पे वेट करा था तो प्रेडिकेट जब ट्रू हो गया तो कंडीशनल वेरिएबल उसको सिग्नल कर देगा, वापस अवेक कर देगा। इफ द प्रेडिकेट इज नॉट ट्रू, और लेकिन अगर प्रेडिकेट ट्रू नहीं है द थ्रेड वेट्स ऑन द कंडीशन वेरिएबल एसोसिएटेड विद द प्रेडिकेट यूजिंग द फंक्शन pthread कंडीशनल वेट। फिर हमारे पास जो थ्रेड होगा वो इस फंक्शन के थ्रू उस पर वेट करेगा, pthread कंडीशनल वेट। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है विच कंपोनेंट ऑफ GFS स्टोर्स द मेटा डाटा, तो ये मास्टर जो होता है GFS में वो मेटा डाटा को स्टोर करता है, और जो हमारे पास फाइल्स होती हैं वो चंक पर स्टोर होती हैं। उसके बाद हमारे पास है स्पीड अप इन द पैरेलल सिस्टम, जो है इसका फार्मूला आपने बताना था, तो ये रेशियो ऑफ सीरियल टाइम टू द पैरेलल टाइम होता है, यानी TS डिवाइडेड बाय TP। नेक्स्ट हमारे पास है सिस्टम प्रिमिटिव गारंटीज एक्सक्लूसिव रिसोर्सेज, तो ये म्यूचुअल एक्सक्लूशन जो होता है ये हमारे पास एक्सक्लूसिव रिसोर्सेज गारंटी करता है। नेक्स्ट है कि फाइन ग्रेन कॉजेज कम्युनिकेशन ओवरहेड, जब फाइन ग्रेन कर देते हैं, चीज़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं तो आपस में उनको कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, तो ये कम्युनिकेशन ओवरहेड कॉज करता है। तो दीज वर सम ऑब्जेक्टिव्स। और एक लास्ट ये गया कि कम्युनिकेशन कंप्लीट विदाउट द एक्नॉलेजमेंट ऑफ मैसेज रिसीव्ड, यानी मैसेज रिसीव्ड होने के बगैर ही जो कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाती है वो एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन होती है, लेकिन पेपर में इसका आंसर गिवन नहीं था एसिंक्रोनस। तो इसमें आप जो मोस्ट प्रोबेबल आंसर बनता है वो बनता है अनब्लॉकिंग, ठीक है, कि वो जैसे ही सेंड करेगी तो वो कंप्लीट हो जाएगी, तो यहाँ पर अनब्लॉकिंग आपने सेलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद बाकी MCQs आपने इस वीडियो में देखने हैं। अब चलते हैं हम सब्जेक्टिव पार्ट की तरफ। तो सबसे पहले हमारे पास जो इस सब्जेक्टिव का क्वेश्चन है वो है कि व्हाट आर द स्टैटिक टोपोलॉजीज, आपने सिर्फ इनके नेम्स लिखने होते हैं। तो हमारे पास ये टोपोलॉजीज हैं, 3 आपने इसमें से लिखनी होती हैं पेपर में। तो एक है हमारे पास रिंग, और दूसरा है मैश, फिर है टॉरस, ट्री नेटवर्क्स एंड हाइपरक्यूब नेटवर्क। अच्छा, जहाँ पर रिंग लिखा हुआ है तो पेपर में आपने स्टार लिखना है, स्टार, मैश, टॉरस, ट्री एंड हाइपरक्यूब, क्योंकि बुक में स्टार का वर्ड यूज़ है। तो हमारे पास बेसिकली जो स्टार होता है उसके अंदर एक सेंट्रल स्विच होता है। मैश में क्या होता है, हर नोड दूसरे नोड के साथ कनेक्ट होता है। टॉरस बुक में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं है। ट्री नेटवर्क्स में हमारे पास क्या होगा कि हर 2 नोड्स के बाद सिर्फ एक सिंगल पाथ होगा। और हाइपर क्यूब नेटवर्क जो होता है इसके अंदर बाइनरी एंड क्यूब्स होती हैं। अगर आपको एक लाइन लिखनी पड़ भी जाए तो मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट दे दिया, अदरवाइज आपने सिर्फ नेम्स याद करने हैं। फिर हमारे पास हैं टाइप ऑफ कंसिस्टेंसी मॉडल्स, तो हमारे पास 2 तरह के कंसिस्टेंसी मॉडल्स होते हैं, एक डाटा सेंट्रिक कंसिस्टेंसी मॉडल होते हैं और एक क्लाइंट सेंट्रिक कंसिस्टेंसी मॉडल होते हैं। डाटा सेंट्रिक क्या कहते हैं कि हमारे पास जो प्रोसेसर है और जो डाटा स्टोर है उसके दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए कि जो प्रोसेस है वो रूल्स को फॉलो करेगा और डाटा कंसिस्टेंट रखेगा, ये होता है डाटा सेंट्रिक कंसिस्टेंसी मॉडल। जो क्लाइंट सेंट्रिक कंसिस्टेंसी मॉडल होता है ये कहता है कि डाटा बेशक आपका सिंक्रोनाइज्ड ना हो, उसके अंदर बेशक आप सिंक्रोनाइजेशन मेंटेन नहीं करें, लेकिन जो इंडिविजुअल उस टाइम पर डाटा को देख रहा है उसके लिए डाटा कंसिस्टेंट होना चाहिए। तो ये 2 हमारे पास मॉडल हैं, आपने सिर्फ इनके नेम्स याद रखने हैं।
उसके बाद है डीकम्पोजिशन टेक्निक्स। डीकम्पोजिशन टेक्निक्स कौन कौन सी हैं, इनके नेम्स आते हैं लिखने के लिए। तो हमारे पास एक रिकर्सिव डीकम्पोजिशन है, एक डाटा डीकम्पोजिशन है, एक है एक्सप्लोरेटरी डीकम्पोजिशन और एक है स्पेकुलेटिव डीकम्पोजिशन। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है कि व्हाट आर द पैरेलल इनपुट आउटपुट टूल्स। तो हमारे पास तीन पैरेलल इनपुट आउटपुट टूल्स हैं। एक हमारे पास हाई लेवल लाइब्रेरीज होती हैं, दूसरा हमारे पास एमपीए इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं और तीसरा हमारे पास पैरेलल फाइल सिस्टम्स होते हैं। तो ये तीनों के आपने नाम याद रखना है, ये पैरेलल इनपुट आउटपुट के टूल्स होते हैं। हाई लेवल लाइब्रेरीज एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करती हैं, एमपीएस जो होती हैं डाटा को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं फाइल्स को, और पैरेलल फाइल सिस्टम पैरेलल फाइल को असेस करती हैं और आपस में जो भी आइसोलेशन मेंटेन करनी है वो करती हैं। लेकिन ये तीनों नाम आपको याद होने चाहिए। उसके बाद है मैसेज पासिंग प्रोग्रामिंग मोड्स कौन कौन से, व्हाट आर द मैसेज पासिंग प्रोग्रामिंग मोड्स। तो हमारे पास होते हैं सिंक्रोनस, एसिंक्रोनस, ब्लॉकिंग, नॉन ब्लॉकिंग, बफर्ड, अनबफर्ड। ये हमारे पास तीन इसके आंसर के पॉइंट्स हैं। उसके बाद है व्हाट आर द मोड्स ऑफ एसिंक्रोनस मैसेज पासिंग। इसके भी आपने नाम लिखने होते हैं। तो हमारे पास एक है स्टैंडर्ड सेंड, एक है बफर सेंड और तीसरा है रेडी सेंड। स्टैंडर्ड सेंड में क्या होता है कि ये कंप्लीट हो जाता है वंस मैसेज हैज बीन सेंड, जब मैसेज सेंड हो जाता है, विच मे और मे नॉट इम्प्लाई दैट अ मैसेज हैज अराइव्ड एट इट्स डेस्टिनेशन। यानी जैसे ही वो सेंड करेगा वो खत्म हो जाएगा, उसको ये फर्क नहीं पड़ेगा डेस्टिनेशन पे रिसीव हुआ है या नहीं। फिर होता है बफर सेंड, कंप्लीट इमीडिएटली कंप्लीट हो जाता है। अगर रिसीवर रेडी नहीं होता तो एमपीआई बफर करता है मैसेज को। फिर उसके बाद होता है रेडी सेंड, कंप्लीट इमीडिएटली सब में इसलिए लिखा क्योंकि ये हैं ही एसिंक्रोनस मैसेज के, तो ये इमीडिएटली कंप्लीट हो जाते हैं। तो रेडी सेंड में क्या होता है कि अगर रिसीवर हमारे पास अवेलेबल नहीं होगा तो मैसेज को जस्ट ड्रॉप कर दिया जाएगा, ये रेडी सेंड में होगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि डाटा सेंट्रिक कंसिस्टेंसी मॉडल्स के नेम्स लिखने कौन कौन से होते हैं। तो एक हमारे पास होता है कंटिन्यूस कंसिस्टेंसी, जिसके अंदर हमने क्या करना होता है कि हम कंसिस्टेंसी को मेंटेन करते हैं, लेकिन एक टॉलरेंस का लेवल होता है, थोड़ा बहुत एरर जो होता है इसके अंदर बेयरेबल होता है। फिर हमारे पास होता है कंसिस्टेंट ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन, इसको सिक्वेंशियल कंसिस्टेंसी भी बोला जाता है, कि हमारे पास जितने भी हमारे पास इंस्टेंसेज हैं वो तमाम ऑपरेशंस को एक सीक्वेंस में देखें। उसके बाद होता है कॉजल कंसिस्टेंसी। कॉजल कंसिस्टेंसी में क्या होता है कि हमारे पास जो कॉजली रिलेटेड इवेंट्स हैं वो एक सीक्वेंस में सब लोग देखें, ठीक है। यानी हमारे पास सिक्वेंशियल कंसिस्टेंसी में तो ये होगा कि तमाम चीज़ें ही सारे लोग सीक्वेंस में देखें, लेकिन कॉजल कंसिस्टेंसी में ये होगा कि सिर्फ जो कॉजली रिलेटेड चीज़ें हैं वो सीक्वेंस में देखें, जो कंकरेंट प्रोसेसेस हैं वो बेशक सीक्वेंस में ना हो। फिर हमारे पास ग्रुपिंग ऑपरेशंस होता है। ग्रुपिंग ऑपरेशंस का मतलब ये होता है कि तमाम ऑपरेशंस जो हैं वो एक ग्रुप में एग्जीक्यूट हों। अगर दो ऑपरेशन एक ग्रुप के हैं तो उनमें से अगर एक एग्जीक्यूट हो रहा है तो दूसरा नहीं हो रहा तो पहले वाला भी जो है वो कैंसिल हो जाए। यानी फॉर एग्जांपल मैंने अपने अकाउंट से 5,000 विड्रॉ करने हैं और दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करके डिपॉजिट करने हैं, तो अगर मैंने विड्रॉ नहीं किए तो दूसरे में डिपॉजिट भी नहीं होने चाहिए, वरना बैंक को लॉस होगा और मेरे 5,000 दूसरे अकाउंट में ऐड हो जाएंगे, पहले से मैंने विड्रॉ नहीं किए होंगे। तो ये ग्रुपिंग ऑपरेशंस होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्लाइंट सेंट्रिक कंसिस्टेंसी मॉडल टाइप्स, इनके भी आपने नेम्स बताने होते हैं। तो ये एक होता है हमारे पास इवेंचुअल कंसिस्टेंसी। इवेंचुअल कंसिस्टेंसी कहता है कि काफ़ी अरसे तक अगर अपडेट्स नहीं आ रही और अभी अगर आपको डाटा सिंक्रोनाइज नहीं लग रहा तो इवेंचुअली डाटा सिंक्रोनाइज्ड हो जाएगा। आप थोड़ा सब्र रखें, तहम्मुल से काम लें, डाटा इवेंचुअली अपडेटेड आपको मिल जाएगा। फिर होता है मोनोटोनिक राइट्स। मोनोटोनिक राइट्स का मतलब यह है कि राइट्स एक सीक्वेंस में होनी चाहिए। अगर फॉर एग्जाम्पल एक राइट मैंने राइट 1 पहले देख लिया तो राइट 2 अब मैं राइट 1 के बाद करूँ, राइट 1 से पहले ना करूं राइट 2 को। फिर होता है रीड योर राइट्स। रीड योर राइट्स का मतलब यह है कि मैंने जो अभी लास्ट अपनी राइट की थी अब मैं उसको रीड करूं, ठीक है। ये ना हो कि मैंने कुछ डाटा अपडेट कर दिया था और अब मैं जब डाटा देख रहा हूं तो मुझे अपडेटेड डाटा शो नहीं हो रहा, पुराना डाटा शो हो रहा है। तो ये होता है रीड योर राइट्स। फिर है राइट फॉलो रीड्स। राइट फॉलो रीड्स का मतलब ये है कि जब मैंने कोई रीड कर लिया है डाटा तो अब जब दोबारा मैं रीड करूं तो जो मैंने पहले रीड किया था या तो वो वाली चीज़ रीड करूं या उसके बाद वाली चीज़ रीड करूं, या तो अपडेटेड वर्जन मेरे पास आ जाए या पहले जो मैंने रीड किया था वो वाला वर्जन आ जाए। उससे पुराना वर्जन नहीं आना चाहिए जो मैंने पहले रीड कर लिया था। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने डाटा का वर्जन 4 रीड कर लिया था तो अब मुझे वर्जन 5, 6 शो हो सकता है, लेकिन वर्जन 4 से पीछे वाले वर्जन 3, 2, 1 शो नहीं होने चाहिए। तो ये होता है राइट्स फॉलो रीड्स। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज द डिग्री ऑफ स्विच। तो टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स ऑन अ स्विच इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द स्विच। यानी जो हमारे पास स्विच पर टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स होते हैं ये स्विच की डिग्री कहलाती है। उसके बाद है कि व्हाट इज द टास्क डिपेंडेंसी ग्राफ। तो टास्क डिपेंडेंसी ग्राफ क्या होता है, ये डीकम्पोजिशन को इलस्ट्रेट करने के लिए शो होता है। इसके अंदर जो नोड्स होते हैं ये टास्क को बता रहे होते हैं और जो एजेस होते हैं आपस में बता रहे होते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एज है, एक T1 मेरे पास टास्क है और एक T2 टास्क है। अब T1 से T2 की तरफ जो एज जा रहा है ये बता रहा होगा कि T2 को एग्जीक्यूट होने के लिए T1 का एग्जीक्यूट होना जरूरी है। तो ये बताता है कि एज इंडिकेट द रिजल्ट ऑफ वन टास्क इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग द नेक्स्ट। फिर है सच अ ग्राफ इज कॉल्ड टास्क डिपेंडेंसी ग्राफ। एग्जांपल ऑफ द टास्क डिपेंडेंसी ग्राफ गिवन है, वो आप छोड़ें, बस आपने यहाँ तक लिखना है, ठीक है। इस
दो चीज़ें इसके अंदर इंपॉर्टेंट हैं जो आपने लिखनी है कि नोड्स किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं और एज किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, और डिकम्पोजिशन जो होती है वो इलस्ट्रेट की जाती है टास्क डिपेंडेंसी ग्राफ की मदद से। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द क्रिटिकल पाथ लेंथ इन द फॉलोइंग ग्राफ। ये ग्राफ गिवन है, आपने इसमें से क्रिटिकल पाथ लेंथ निकालनी है, ठीक है। ये भी जैसे ऑरेंज हाईलाइट हुआ हुआ इस तरह ऑरेंज हाईलाइट नहीं हुआ होगा, सिंपल ग्राफ होगा। आपने क्या करना है कि रूट से स्टार्ट होने और लीफ तक जाना है, और मैक्सिमम जहाँ पे नंबर बन रहे होंगे वो आपने बनाना है। अब यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें टू से अगर हम स्टार्ट करें तो हमारे पास 2 आएगा, प्लस 2 से नीचे जाते हैं 7, यहाँ पर हमारे पास 7 आएगा, प्लस 7 से इधर जाते हैं तो हमारे पास आएगा 10, और प्लस 10 से इधर जाते हैं तो हमारे पास आएगा 6। तो अगर आप इन सारी चीज़ों को सम करें तो ये हमारे पास 16 + 2 18 + 7 25 के इक्वल बन जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप इस चीज़ को फॉलो करें, इस रास्ते को फॉलो करें, तो हमारे पास सबसे पहले है 2 के अंदर अगर हम 8 ऐड करें नेक्स्ट हमारे पास, और फिर नेक्स्ट हम 9 ऐड करें, और 9 के बाद अगर हम इसके अंदर 6 ऐड करें, तो ये हमारे पास जो टोटल इसका सम बनता है दैट इज 9 + 2 11 11 + 17 एंड 8 25, अगेन इट इज़ 25। तो हमारे पास जो मैक्सिमम पाथ बन रहा है वो 25 ही बन रहा है, बाकी तो ये 4 3 वाला और 1 वाला कम ही बनेगा इनसे। तो मैक्सिमम जो क्रिटिकल पाथ लेंथ है दैट इज 25। उसके बाद हमारे पास है की फंक्शंस ऑफ हदूप, यानी हदूप क्या की फंक्शंस परफॉर्म करता है। एक तो ये क्या करता है कि डाटा को डिस्ट्रीब्यूट करता है डिफरेंट मशीन्स पर, और दूसरा क्या करता है कि जो क्लस्टर्स होते हैं उनको मैनेज करता है। क्लस्टर से मुराद कि जो हमारे पास डिफरेंट सिस्टम्स हैं ना, डिफरेंट मशीन्स हैं, वो मिलके एक पूरा क्लस्टर बना रही होती हैं, तो उनकी मैनेजमेंट हदूप करता है। तो हदूप ने दो चीज़ें करनी है, डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ डाटा एंड प्रोसेसिंग अक्रॉस मशीन्स एंड मैनेजमेंट ऑफ द क्लस्टर। उसके बाद है म्यूटेक्स लॉक्स की 2 स्टेट्स क्या होती हैं, तो एक इसकी स्टेट होती है लॉक्ड और दूसरी स्टेट होती है अनलॉक्ड। फिर है व्हाट आर द 3 मेन फेजेस ऑफ मैप रिड्यूस। तो हमारे पास इसके जो फेजेस हैं वो है मैप, सॉर्ट एंड रिड्यूस। मैप, सॉर्ट एंड रिड्यूस के फेजेस किस तरह से होते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एग्जांपल गिवन है जेन लाइक्स टोस्ट विद जैम, यानी हमारे पास ये सेंटेंस है जो यहाँ से लेके यहाँ तक है। फिर है जो लाइक्स टोस्ट, फिर है जो बन द टोस्ट। अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास जितने भी नंबर होते हैं, जितने भी करेक्टर्स होते हैं, जितने भी वर्ड्स होते हैं, उनको हम फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर अब जो है, तो जो मेरे पास 2 बार आ रहा है, तो मैं ये लिखूंगा जो, फिर यहाँ पे लिखूंगा जो। तो ये बेसिकली क्या होता है, मैंने मैपिंग कर दिया। मैपिंग करने के बाद मैं क्या करता हूँ, इनको सॉर्ट करता हूँ, ठीक है। अब जो इकट्ठे नहीं होंगे, पहले तो मैं जो जेन लिखूंगा, फिर लाइक्स लिखूंगा, टोस्ट लिखूंगा। सॉर्ट से मैं क्या करूंगा कि जो होंगे वो इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है। जो लाइक्स वाले वर्ड होंगे वो इकट्ठे हो जाएंगे। जब इकट्ठे हो जाएंगे तो मैं क्या करूंगा, उनको रिड्यूस कर दूंगा, यानी उनको एक लिख दूंगा, एक ही जो लिखूंगा और साथ में लिख दूंगा 2, कि जो है वो मेरे पास 2 बार आ रहा है। दिस इज बेसिकली मैप, सॉर्ट एंड रिड्यूस विच आर द कंपोनेंट्स और द फेजेस ऑफ मैप रिड्यूस। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस मैसेज पासिंग, ऑल्सो गिव एग्जांपल फ्रॉम द डेली लाइफ। तो हमारे पास जो सिंक्रोनस मैसेज पासिंग होती है, ये ऐसी कम्युनिकेशन होती है विच इज नॉट कंप्लीट अंटिल द मैसेज हैज बीन रिसीव्ड। जब तक रिसीवर मैसेज रिसीव ना कर दे और एक्नॉलेजमेंट का मैसेज वापस ना भेज दे, सेंडर उसको जब तक रिसीव ना कर ले, तब तक हमारे पास सिंक्रोनस मैसेज पासिंग कंप्लीट नहीं होती, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास इसके अंदर अनबफर्ड कम्युनिकेशन भी होती है। अनबफर्ड यानी हम बफर के बगैर कम्युनिकेशन करते हैं, डायरेक्ट मैसेज हमारा चला जाता है रिसीवर के पास। दूसरा ये होता है कि सेवरल स्टेप्स इन प्रोटोकॉल फॉलो होते हैं। सिंक्रोनाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि ये है ही सिंक्रोनस डाटा मैसेज पासिंग। उसके बाद डाटा मूवमेंट की ज़रूरत पड़ती है और कंप्लीशन की ज़रूरत पड़ती है जब तक एक्नॉलेजमेंट का मैसेज नहीं आ जाता। इसके अलावा ये डिलेज कर देता है पार्टिसिपेटिंग प्रोसेसेस को, क्योंकि हमारे पास जब तक रिसीवर से एक्नॉलेजमेंट का मैसेज नहीं आता, बाद में जाने वाली कम्युनिकेशन वेट करती है। जब पहली वाली कंप्लीट हो जाती है तब दूसरी शुरू होती है। तो ये हमारे पास होती है सिंक्रोनस मैसेज पासिंग। जो हमारे पास एसिंक्रोनस मैसेज पासिंग होती है, इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन कंप्लीट्स बिफोर द मैसेज इज रिसीव्ड। जब हमारे पास एक बार मैसेज सेंड हो गया तो ये उसके रिसीव होने से पहले ही कंप्लीट हो जाती है, और इसके 3 मोड हैं, स्टैंडर्ड सेंड, बफर सेंड और रेडी सेंड। अब डेली लाइफ से अगर हम इसकी एग्जांपल देखें कि फॉर एग्जांपल मैं एक बंदा है, उससे अगर फेस टू फेस मिलता हूं, तो ये मेरे पास एसिंक्रोनस मैसेज पासिंग है। मैं जो भी बात करूंगा उसको फौरन रिसीव हो जाएगी। मैं बोलता रहूंगा, मैं वेट नहीं करूंगा कि वो जी कर रहा है, हाँ कर रहा है या सारे लार, ठीक है। तो ये हमारे पास होती है एसिंक्रोनस मैसेज पासिंग। और हम जैसे किसी दोस्त से मोबाइल पे बात करें, तो मोबाइल पे भी बात करते हुए मैं बोलता जाऊं, अगला बंदा मुझे कह रहा है कि मैं सुन रहा हूं, नहीं सुन रहा, तो ये एसिंक्रोनस मैसेज पासिंग होती है, ठीक है। दूसरा हमारे पास होती है सिंक्रोनस मैसेज पासिंग। सिंक्रोनस मैसेज पासिंग ऐसे होती है जैसे मैं किसी को लेटर लिखता हूँ, लेटर लिखने के बाद मुझे क्या करना पड़ता है, दूसरे बंदे का रिस्पॉन्स का वेट करना पड़ता है कि उसको लेटर मिल गया, फिर वो लेटर से मुझे रिस्पॉन्स भेजता है। इसके अलावा हमारे पास सिंक्रोनस मैसेज पासिंग क्या होती है कि जब हम व्हाट्सएप पर मैसेज भेजते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने अभी एक बंदे को सुबह 8 बजे मैसेज भेजा, उसने शाम को 10 बजे वो मैसेज रीड किया, फिर ब्लू टिक मुझे, जब वो रीड करेगा ब्लू टिक मुझे शो होंगे,
जब मुझे ब्लू टिक होंगे तो मुझे पता चलेगा अच्छा उसको मैसेज मिल गया है, फिर मैं उसको अगला मैसेज भेजूंगा। तो ये हमारे पास सिंक्रोनस मैसेज पासिंग की एग्जांपल है। व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज भेजना या फिर ईमेलिंग के थ्रू मैसेज भेजना या लेटर के थ्रू मैसेज भेजना। जो मैं फेस टू फेस बात कर रहा हूँ या मैं फ़ोन पे बात कर रहा हूँ, ये एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन है। मैं बोलता जा रहा हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ा अगला सुन रहा है या नहीं सुन रहा। फिर हमारे पास क्या होता है, टू एस्पेक्ट्स बाय द बिल डेली। बिल डेली क्या था, एक प्रोफेसर था स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का, उसने कहा था कि जो पावर और मैसिव पैरेललिज्म है जीपीयू की, वो सीपीयू से बहुत ज़्यादा होती है। तो उसने टू एस्पेक्ट्स बताए थे। वो टू एस्पेक्ट उसने बताए थे, डाटा असेस रेट कैपेबिलिटी और डाटा प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी। यानी डाटा का असेस रेट जो होता है उसकी क्या कैपेबिलिटी है, उसको बैंडविड्थ भी बोलते हैं, और डाटा प्रोसेसिंग कितनी तेज़ी से हो रहा है उसकी क्या कैपेबिलिटी है, इसको ऑपरेशंस पर सेकंड से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ये इनके मैट्रिसेस हैं कि इनको डाटा असेस कैपेबिलिटी को बैंडविड्थ से रिप्रेजेंट किया जाता है, और हमारे पास जो डाटा प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी है इसको हाउ मेनी ऑपरेशंस पर सेकंड इस चीज़ से रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ प्रोसेस टू रिसोर्स बाइंडिंग। तो हमारे पास 3 टाइप्स हैं। बाइंडिंग बाय आइडेंटिफायर, यानी हमारे पास जो यूआरएल होता है उसके साथ हम उसकी बाइंडिंग कर देते हैं। कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको ये फाइल शेयर की और साथ में मैंने अपना चैनल का लिंक भी डाल दिया कि यहाँ पर वीडियो एक्सप्लेनेशन आप देख लें, तो ये मैंने कर दिया है बाइंडिंग बाय आइडेंटिफायर। फिर होता है बाइंडिंग बाय वैल्यू। बाइंडिंग बाय वैल्यू होता है बाय स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज। कि फॉर एग्जांपल मैंने एक ऐसा पाइथन का प्रोग्राम बनाया है जो numpy का इस्तेमाल करता है, तो मैं क्या करता हूँ, जब आपको मैं प्रोग्राम भेजता हूँ तो साथ में मैं numpy की वेरिएबल वैल्यू रेफरेंस बाय वैल्यू आपको भेज देता हूँ, यानी साथ में लाइब्रेरी अटैच करके आपको भेज देता हूँ। ये होता है बाइंडिंग बाय वैल्यू। फिर होता है बाइंडिंग बाय टाइप। बाइंडिंग बाय टाइप का मतलब ये होता है कि मुझे पता चल गया कि ये प्रोसेस जो है ये प्रिंटर पर चल रहा है, तो दुनिया में कोई भी प्रिंटर होगा वो उसको चला लेगा, जरूरी नहीं है कि मेरे वाला ही प्रिंटर चलाएगा। या मैंने कोई चीज़ डिस्प्ले करनी है, मॉनिटर पर डिस्प्ले करनी है, तो वो किसी भी मॉनिटर पर डिस्प्ले हो जाएगी। तो दिस इज बाइंडिंग बाय टाइप। ये तीन टाइप्स होती है हमारे पास बाइंडिंग की। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि हमारे पास कॉल्स गिवन होती हैं, एमपीआई फाइल राइट, एमपीआई फाइल रीड, एमपीआई फाइल राइट ऑल एंड एमपीआई फाइल रीड ऑल। हमने सेलेक्ट करना होता है कि ये कॉल इनमें से कौन सी इंडिपेंडेंट की है और कौन सी कलेक्टिव की है। तो जिसके आगे ऑल लिखा होता है ये कलेक्टिव एमपीआई इनपुट आउटपुट की कॉल होती है, और जिसके आगे ऑल नहीं लिखा होता ये हमारे पास इंडिपेंडेंट एमपीआई इनपुट आउटपुट की कॉल्स होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, व्हाट आर द रीजंस फॉर एप्लीकेशन, यानी हमें रेप्लीकेशन क्यों करनी पड़ती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डाटा रेप्लिकेटेड टू इंक्रीज द रिलायबिलिटी ऑफ द सिस्टम। एक तो हम सिस्टम की रिलायबिलिटी इंक्रीज करने के लिए डाटा को रेप्लिकेट करते हैं। दूसरा ये कि रेप्लिकेशन फॉर द परफॉर्मेंस रिजल्टिंग स्केलिंग इन नंबर्स एंड ज्योग्राफिकल एरिया। हमारे पास जब हम रेप्लिकेशन करते हैं तो हमारे पास 2 फायदे होते हैं। एक तो हमारे पास स्केलिंग इन नंबर्स हो जाता है, और दूसरा जियोग्राफिकल एरिया में स्केलिंग आ जाती है, हम यूजर के करीब डाटा उसको शो कर सकते हैं। रेप्लिकास अलाउ रिमोट साइट्स टू कंटिन्यू वर्किंग इन द इवेंट ऑफ लोकल फेलियर्स। अगर कोई लोकल फेलियर हो गया है तो रेप्लिका की मदद से क्या होगा, उसकी सेकेंडरी कॉपी को मैं चला लूंगा तो रिमोट साइट जो है वो काम करती रहेंगी, कंटिन्यू वर्किंग। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द डाटा करप्शन। डाटा करप्ट होने से भी मैं बचा सकता हूँ क्योंकि मैंने डाटा की ज़्यादा कॉपी रखी होंगी। रेप्लिकास अलाउ डाटा टू रिजाइड क्लोज टू वेयर इट इज़ यूज्ड। अब रेप्लिका अलाउ करते हैं कि जहाँ पर यूज़ कर रहा है अभी यूज़र, उसके करीब वाला रेप्लिका जो है उससे मैं डाटा उसको शो कर दूँ, तो लेटेंसी मेरी बहुत कम हो जाती है। अच्छा, इसको अगर आपने याद रखना हो क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें हो गई हैं, तो हमारे पास हम इससे याद रख सकते हैं कि हमारा एफएससी का क्लास रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है, एफएससी का क्लास रिप्रेजेंटेटिव है, ये हमें रीज़न देता है कि आप रेप्लिकेशन करो। ठीक है, तो यहाँ पर एफ से बनता है हमारे पास लोकल फेलियर्स के। लोकल फेलियर्स के अंदर जब हमारे पास रेप्लिकेशन होगी तो हम कंटिन्यू वर्किंग कर सकते हैं एट द रिमोट साइट्स। फिर हमारे पास जो एस है इससे बनता है स्केलिंग। हमारे पास स्केलिंग इन नंबर्स आ जाती है और स्केलिंग इन जियोग्राफिकल एरिया आ जाता है। फिर हमारे पास नेक्स्ट है डाटा करप्शन। सी से बनता है करप्शन, कि हमारे पास हम पॉसिबल हो जाता है कि हम प्रोटेक्ट कर लें डाटा करप्शन के अगेंस्ट। फिर हमारे पास आता है नेक्स्ट ही क्लोज टू वेयर इट इज़ यूज्ड। ठीक है, कि हम डाटा को इस जगह पे रिजाइड कर सकते हैं कि जहाँ वो इस्तेमाल हो रहा है उससे क्लोज हो जाए। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो आर है इससे बनता है रिलायबिलिटी, के डाटा इसी वजह से रेप्लिकेट किए जाते हैं कि रिलायबिलिटी ऑफ द सिस्टम हमारे पास इंक्रीज हो जाती है। तो इस तरह से आप निमोनिक इसका याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्विचेस। तो हमारे पास सर्किट स्विचिंग होती है और पैकेट स्विचिंग होती है, इनकी 2 टाइप्स हैं। ठीक है, बाकी ये डिटेल इसकी पेपर में नहीं आती। अगर आ भी जाए तो 3 फेजेस ऑफ द सर्किट स्विचिंग आते हैं। तो ये हमारे पास एस्टैब्लिश, ट्रांसफर और डिस्कनेक्ट, और ये एमसीक्यू आता है। ये एमसीक्यू में मैंने कवर कर दिया है कि सर्किट स्विचिंग में हमें पहले से कम्युनिकेशन पाथ बनाना पड़ता है, डेडिकेटेड कम्युनिकेशन पाथ होता है, और इंटेलिजेंस रिक्वायर्ड होती है राउटिंग के लिए, वर्कआउट करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास जो पैकेट स्विचिंग होता है, इसके अंदर हम डाटा को पैकेट्स में डिवाइड कर देते हैं, और इसके अंदर कंट्रोल इन्फो जो हमारे पास अवेलेबल होती है, क्योंकि हमारे पास जो पैकेट होता है उसके 2 पोर्शन होते हैं। एक हमारे पास डाटा का पोर्शन होता है और एक हमारे पास कंट्रोल का पोर्शन होता है। जो कंट्रोल जो इन्फो के अंदर हमारे पास राउटिंग की तमाम इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है। उसके बाद हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आपने डिस्क्राइब करना होता है डिकम्पोजिशंस को, और उनकी एग्जांपल्स भी देनी होती हैं। तो इस वजह से हम इनको डिटेल में पढ़ लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
कि रिकर्सिव डिकम्पोजिशन और डाटा डिकम्पोजिशन है, आपने इनको एक्सप्लेन करना है रिकर्सिव और डाटा को, और इनकी एग्जांपल्स भी देनी है। तो हमारे पास जो रिकर्सिव डिकम्पोजिशन होती है ये क्या करती है, जनरली सुटेड द प्रॉब्लम दैट आर सॉल्व यूजिंग डिवाइड एंड कंकर स्ट्रेटजी। ऐसी प्रॉब्लम जिनको हम डिवाइड और कंकर करते हैं उसमें रिकर्सिव डिकम्पोजिशन यूज होती है। गिवन प्रॉब्लम इज फर्स्ट डिकम्पोज इनटू सेट ऑफ सब प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम होती है उसको सेट ऑफ सब प्रॉब्लम में डिवाइड कर दिया जाता है। दीज सब प्रॉब्लम्स आर रिकर्सिवली डिकम्पोज फर्दर अंटिल अ डिजायर ग्रैनुलैरिटी इज रीच। और जब तक हमारे पास डिजायर ग्रैनुलैरिटी नहीं आ जाती तब तक हम इसको रिकर्सिवली डिकम्पोज करते रहते हैं। अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ डिवाइड एंड कंकर एल्गोरिथम ऑन विच वी कैन अप्लाई रिकर्सिव डिकम्पोजिशन इज क्विक सॉर्ट। क्विक सॉर्ट ऐसी हमारे पास एग्जांपल है जिसके ऊपर हम रिकर्सिव डिकम्पोजिशन अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डेटा डिकम्पोजिशन। डेटा डिकम्पोजिशन इज अ पावरफुल एंड कॉमनली यूज्ड मेथड फॉर ड्राइविंग कंकरेंसी इन एल्गोरिथम्स दैट ऑपरेट ऑन लार्ज डेटा स्ट्रक्चर्स। ऐसे एल्गोरिथम्स जो कि लार्ज डेटा स्ट्रक्चर पर काम करते हैं उनके ऊपर हम डेटा डिकम्पोजिशन अप्लाई कर सकते हैं। इन दिस मेथड द डिकम्पोजिशन ऑफ कंप्यूटेशन इज डन इन 2 स्टेप्स। इसके अंदर जो डिकम्पोजिशन होती है 2 स्टेप्स में की जाती है। पहले हम डेटा को डिवाइड कर देते हैं छोटे टुकड़ों में और फिर डिफरेंट प्रोसेसर्स पर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो स्टेप 1, द डेटा ऑन विच कंप्यूटेशन आर परफॉर्म्ड इज पार्टीशन। जो डाटा है उसको पहले पार्टीशन कर दिया जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया जाता है। दिस डाटा पार्टीशनिंग इज यूज्ड टू इंड्यूस अ पार्टीशनिंग ऑफ कंप्यूटेशंस इनटू टास्क। फिर हमारे पास क्या होता है कि ये जो डाटा पार्टीशनिंग है इसकी फर्दर एक पार्टीशनिंग बनती है जो कि कंप्यूटेशंस को टास्क में डिवाइड कर देती है। तो ये बेसिकली हमारे पास इसके 2 स्टेप्स होते हैं डाटा डिकम्पोजिशन के। टास्क में हम क्यों बनाते हैं, ताकि हमारे पास जो प्रोसेसर्स हैं हर प्रोसेसर अलग अलग टास्क परफॉर्म कर ले। नेक्स्ट हमारे पास ये गिवन है एक्सप्लोरेटिव एंड स्पेकुलेटिव डिकम्पोजिशन टेक्निक्स। क्योंकि ये 2 ही रह गई थी तो हम इन 2 को भी कवर कर लेते हैं ताकि अगर इनका क्वेश्चन आ जाए तो हम ये भी लिख लें। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है एक्सप्लोरेटरी डिकम्पोजिशन। एक्सप्लोरेटरी डिकम्पोजिशन इज यूज्ड टू डिकम्पोज प्रॉब्लम्स हुज अंडरलाइंग कंपटीशन कॉरस्पॉन्ड टू सर्च ऑफ स्पेस फॉर द सॉल्यूशन। यानी हमें अगर किसी चीज़ के सोल्यूशन फाइंड करने के लिए सर्च ऑफ स्पेस करना पड़े, एक स्पेस के अंदर कुछ डाटा को सर्च करना पड़े, तो ये एक्सप्लोर होता है कि हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। दिस इज एक्सप्लोरेटरी डिकम्पोजिशन। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि डिकम्पोजिशन द प्रॉब्लम गोज हैंड इन हैंड विद इट्स एग्जीक्यूशन। जैसे जैसे हम प्रॉब्लम को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं तो ऑन द गो हमारे पास उसकी डिकम्पोजिशन होती रहती है। दीज प्रॉब्लम टिपिकली इन्वॉल्व द एक्सप्लोरेशन सर्च ऑफ स्टेट स्पेस ऑफ सॉल्यूशंस। तो ये हमारे पास क्या करती हैं प्रॉब्लम्स, एक्सप्लोरेशन लेकर आती हैं ऑफ अ स्टेट स्पेस ऑफ सॉल्यूशंस। इसकी एग्जांपल में हमारे पास 0-1 नैपसैक प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट हमारे पास है स्पेकुलेटिव डिकम्पोजिशन। स्पेकुलेटिव डिकम्पोजिशन इज यूज्ड व्हेन अ प्रोग्राम में टेक वन ऑफ मेनी पॉसिबल कंप्यूटेशनली सिग्निफिकेंट ब्रांचेस डिपेंडिंग ऑन द आउटपुट ऑफ अदर कंप्यूटेशंस दैट प्रोसीड इट। जैसे इफ एल्स की कंडीशन होती है ना, उस तरह से आप समझ लें कि मैंने अभी एक स्टेप लिया, अब अगला स्टेप जो है मेरा इस स्टेप के डिसीजन पे डिपेंड करता है कि यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा अगला मैं स्टेप उस लिहाज से लूंगा। ये होती है स्पेकुलेटिव डिकम्पोजिशन। इन सम एप्लीकेशन डिपेंडेंसी बिटवीन टास्क आर नॉट नोन अ प्रायोरिटी। काफ़ी जो एप्लीकेशंस होती हैं ना उनके अंदर डिपेंडेंसी टास्क के दरमियान पहले से नहीं पता होती। इन एप्लीकेशंस के लिए हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते इंडिपेंडेंट टास्क को, कि इंडिपेंडेंट टास्क कौन सी हैं जिनको हमने अलग अलग प्रोसेसर्स पर रन करना है। तो हम 2 अप्रोचेस फॉलो करते हैं। एक हमारे पास है कंजर्वेटिव अप्रोच और एक होती है ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच। कंजर्वेटिव अप्रोच में हम क्या करते हैं कि हम कम कम चीज़ों को पैरेललाइज करते हैं, ठीक है, कंजर्व रहते हैं, थोड़े से कंजूसी से काम लेते हैं। और ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच जो होती है इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को पैरेललाइज कर देते हैं और इन केस ऑफ फेलियर या इन केस ऑफ मिसहैप हम रिवर्ट कर देते हैं अपने तमाम प्रोसीजर को। तो ये हमारे पास 2 अप्रोचेज होती हैं जहां पर हमारे पास ऐसी एप्लीकेशन हो जिनमें इंडिपेंडेंट टास्क को आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट हमारे पास है हाइब्रिड डिकम्पोजिशंस। हाइब्रिड डिकम्पोजिशन का कॉन्सेप्ट बस यही है कि हमारे पास मिक्स ऑफ डिकम्पोजिशन टेक्निक होती है। ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है व्हाट इज हाइब्रिड डिकम्पोजिशन। तो डिकम्पोजिशन टेक्निक हमारे पास 4 हैं। अगर हम उनको मिक्स कर दें किसी प्रॉब्लम को डिकम्पोज करने के लिए, जैसे क्विक सॉर्ट की प्रॉब्लम है, क्विक सॉर्ट की प्रॉब्लम के अंदर हम क्या करते हैं डाटा और रिकर्सिव डिकम्पोजिशन को मिक्स कर देते हैं। इसी तरह हमारे पास डिस्क्रीट इवेंट सिमुलेशन है कि हमने किसी इवेंट की सिमुलेशन करनी है, तो कंकरेंसी होगी टास्क प्रोसेसिंग में, तो हम क्या करेंगे स्पेकुलेटिव डिकम्पोजिशन और डाटा डिकम्पोजिशन को मिक्स कर देंगे इवेंट सिमुलेशन के लिए। इस तरह हमारे पास इवन सिंपल प्रॉब्लम्स होती हैं, लाइक हमने मिनिमम ऑफ लिस्ट ऑफ नंबर्स निकालना है या मिक्स ऑफ डाटा एंड रिकर्सिव डिकम्पोजिशन निकालना है, मिनिमम ऑफ लिस्ट ऑफ नंबर निकालना है, तो इसके लिए भी हमारे पास डाटा और रिकर्सिव का मिक्स चलता है। यानी हमारे पास क्विक सॉर्ट की प्रॉब्लम हो गई या मिनिमम ऑफ लिस्ट ऑफ नंबर्स हो गई, इसके लिए हमारे पास डाटा और रिकर्सिव डिकम्पोजिशन दोनों का मिक्सचर चलता है। जो इवेंट सिमुलेशन होती है इसके लिए स्पेकुलेटिव और डाटा डिकम्पोजिशन का मिक्सचर चलता है। तो दीज आर डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ हाइब्रिड डिकम्पोजिशंस। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है दैट इज कि आपको ये डायग्राम दी होगी, आपने लेबल करना होगा कि यहाँ पर क्या क्या स्टेप्स परफॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, हमारे पास 5 प्रोसेसिंग स्टेजेस हैं
जो कि इन की वैल्यू पेयर्स के ऊपर परफॉर्म हो रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास इनपुट है, यहाँ पर हमारे पास इनपुट आती है, फिर हमारे पास मैप है, यानी हम उसको मैप करते हैं इनपुट को, फिर हम सॉर्ट करते हैं ताकि हमारे पास जो एक तरह की वैल्यूज हैं वो इकट्ठी हो जाएं। जैसे अब यहाँ पर की 1, की 8, की 2 है, तो की 1 इकट्ठी हो जाए, इसलिए हम सॉर्टिंग करते हैं। सॉर्ट करने के बाद हम ग्रुप करते हैं। जैसे अब की 1 वैल्यू लिखा हुआ था, तो हमने सारी की 1 वाली वैल्यूज को इकट्ठा कर दिया, इसको कहते हैं ग्रुप। ग्रुप करने के बाद हम रिड्यूस कर देते हैं। रिड्यूस में हम क्या करते हैं कि एक ही बार लिख देते हैं की, और उसकी जितनी भी वैल्यूज आ रही थी वो यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल यहाँ पर गिवन है, तो एग्जाम्पल इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने ये चीज़ें नाम याद रखने हैं। इनपुट होता है, मैप होता है, फिर सॉर्ट होता है, फिर ग्रुप होता है, और फिर रिड्यूस होता है, और फिर हमारे पास आउटपुट आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है एडवांटेजेस ऑफ मैसेज पासिंग इंटरफेस। मैसेज पासिंग इंटरफेस के हमारे पास क्या क्या एडवांटेजेस हैं? तो एक तो ये हमें पोर्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, दूसरा फंक्शनैलिटी, तीसरा स्केलेबिलिटी, और चौथा अवेलेबिलिटी। आपने सिर्फ इनके नाम याद रखने हैं, बाकी डिटेल्स आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप मस्जिद में जाते हैं ना, आप सफ़ पे नमाज पढ़ते हैं, ठीक है, तो इससे आप याद रख सकते हैं कि सफ़ प्रेयर, के सफ़ पे हम नमाज पढ़ते हैं, सफ़ पे हम प्रेयर पढ़ते हैं। ठीक है, तो एस से बनता है स्केलेबिलिटी, ए से बनता है अवेलेबिलिटी, एफ से बनता है फंक्शनैलिटी, और पी से बनता है पोर्टेबिलिटी। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है दैट इज टाइप ऑफ म्यूटेक्स। टाइप ऑफ म्यूटेक्स हमारे पास होता है नॉर्मल म्यूटेक्स, रिकर्सिव म्यूटेक्स और एरर चेक म्यूटेक्स। इनके सिर्फ नेम्स लिखने होते हैं। नॉर्मल म्यूटेक्स हमारे पास नॉर्मल जो म्यूटेक्स हम करते हैं यूज़। रिकर्सिव म्यूटेक्स में क्या होता है कि एक जो प्रोसेसर होता है वो बार बार म्यूटेक्स एक्सक्यूशन का लॉक जो होता है उसको एक्वायर कर सकता है। फिर एरर चेक म्यूटेक्स में ये होता है कि जब कोई भी प्रोसेस म्यूटेक्स लॉक को एक्वायर कर रहा है तो हम चेक करते हैं कि जिस एड्रेस स्पेस को वो असेस कर रहा है क्या वो उसको बिलोंग करती है, जिस डाटा को वो असेस कर रहा है क्या वो उसका डाटा है। तो ये एरर चेकिंग इसके अंदर आ जाता है। तो दीज आर 3 टाइप्स ऑफ म्यूटेक्स, आपको इनके नाम आने चाहिए। फिर उसके बाद हमारे पास आता है कि व्हाट इज़ जी फ्लॉप, और हमारे पास हाई एंड सीपीयू और हाई एंड जीपीयू के क्या जी फ्लॉप्स हैं आजकल। तो जी फ्लॉप बेसिकली इज़ अ बिलियन फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि हमारे पास क्या होता है, बिलियन फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड हो रहे होते हैं, और हाई एंड सीपीयू जो होता है उसके अंदर 27 जी फ्लॉप्स होते हैं। सिर्फ ये चीज़ याद रखनी है, पिछली वाली याद नहीं रखनी। और हमारे पास जो हाई एंड जीपीयू होता है उसके अंदर हमारे पास 933.1 जी फ्लॉप्स हो रहे होते हैं, जो कि 34x कैपेबिलिटी है। तो सिर्फ आपने यहाँ से 933.1 याद रखना है और 34x, और यहाँ से 27 जी फ्लॉप्स आपने याद रखना है। उसके बाद है व्हाट विल हैपन व्हेन द मल्टीपल थ्रेड्स अटेम्प्ट टू मैनिपुलेट द सेम डाटा आइटम इफ प्रॉपर केयर इज नॉट टेकन टू सिंक्रोनाइज। अगर हमारे पास मल्टीपल थ्रेड्स हैं, सेम डाटा को असेस कर रहे हैं, तो हमारे पास रेस कंडीशंस आ जाएंगी और डाटा सिंक्रोनाइज नहीं रहेगा, डाटा करप्ट हो जाएगा। तो जो रिजल्ट्स होते हैं वो इनकोहेरेंट जनरेट हो जाएंगे। जो प्रोसेस बाद में एग्जीक्यूट होगा उसका रिजल्ट हमें शो हो रहा होगा, तो ये हमारे पास ठीक नहीं होता। इसलिए हम इस चीज़ को क्या करते हैं, क्रिटिकल सेक्शन डिक्लेयर करते हैं और लॉक्स, म्यूचुअल एक्सक्लूजन के लॉक्स लगाते हैं, कंडीशनल वेरिएबल्स लगाते हैं। फिर हमारे पास है व्हाट आर द हदूप कंपोनेंट्स। तो हमारे पास हदूप के 2 कंपोनेंट हैं, एक है मैप रिड्यूस और एक है HDFS, हदूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। नेक्स्ट हमारे पास है सिक्वेंशियल एल्गोरिदम इज इवैल्यूएटेड बाय इट्स रन टाइम। इन जनरल एसिम्प्टोमेटिक रन टाइम इज अ फंक्शन ऑफ इनपुट साइज। जो हमारे पास सिक्वेंशियल एल्गोरिदम होता है वो किस चीज़ से एवेल्युएट होता है, वो उसके इनपुट साइज से एवेल्युएट होता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि पैरेलल एल्गोरिदम जो होता है वो भी क्या अपने सिर्फ इनपुट साइड से एवेल्युएट होता है। आपने इसको बताना है कि ऐसा है या नहीं, तो आपने बताना है कि नहीं ऐसा नहीं है। पैरेलल एल्गोरिदम सिर्फ इनपुट साइड से नहीं होता, बल्कि वो नंबर ऑफ प्रोसेसर्स पे भी डिपेंड कर रहा होता है और कम्युनिकेशन पैरामीटर्स पर भी डिपेंड करता है। तो पैरेलल एल्गोरिदम 3 चीज़ों पर डिपेंड कर रहा होता है, इनपुट साइज पर, नंबर ऑफ प्रोसेसर्स पर और कम्युनिकेशन पैरामीटर्स पर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट आर द 5 इंटरकनेक्शन नेटवर्क प्रॉपर्टीज इन पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क्स। प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं? तो हमारे पास है बैंडविड्थ, लेटेंसी, बायसेक्शन, डायमीटर और डिग्री ऑफ नोड्स। ठीक है, आपने इनके नेम्स जस्ट याद रखने हैं। बैंडविड्थ हमारे पास क्या होती है कि हमारे पास डाटा पर सेकंड कितना ट्रांसफर हो रहा है, डाटा रेट। लेटेंसी होती है कि टाइम टोटल कितना लग रहा है। बाइसेक्शन होता है कि हमारे पास कितने कनेक्शन हमें कट करने पड़ेंगे अपने नेटवर्क को 2 हिस्सों में डिवाइड करने के लिए। डायमीटर होता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फारदेस्ट नोड, यानी जो दूर तरीन नोड्स हैं उनमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है। डिग्री ऑफ नोड्स हमारे पास क्या होता है कि कितने नोड्स हमारे पास टोटल हैं, नंबर ऑफ नोड्स इन आवर नेटवर्क। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि MPI बेसिक्स की फंक्शंस कौन कौन से हैं, इनके कमांड्स कौन कौन सी हैं। तो हमारे पास है MPI इनिशियलाइज, फाइनलाइज, कॉम साइज, कॉम रैंक, सेंड एंड रिसीव। इन फंक्शन के आपने नाम याद रखने हैं। फिर हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आर्किटेक्चर ऑफ द GPU। तो आर्किटेक्चर ऑफ द GPU जो होता है उसके अंदर सबसे पहले हमारे पास ग्रिड्स अवेलेबल होती हैं। ठीक है, तो ग्रिड्स के बाद हमारे पास उन ग्रिड्स के अंदर फर्दर ब्लॉक्स होते हैं और उन ब्लॉक्स के अंदर
हमारे पास कोर्स होती हैं। ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है। फिर इसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, एक ग्लोबल मेमोरी होती है, ठीक है, एक ब्लॉक लेवल की मेमोरी होती है और एक कोर लेवल की लोकल मेमोरी होती है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको याद है तो फिर ये ईजी है आपके लिए। अगर इस कॉन्सेप्ट के बगैर आप समझेंगे तो ये बहुत मुश्किल लगेगा। तो पैरेलल को प्रोसेसर होता है कन्वेंशनल सीपीयू को, जो जीपीयू होता है, और ये SIMD आर्किटेक्चर करता है, यानी हमारे पास सिंगल इंस्ट्रक्शन होती है जो कि मल्टीपल डाटा पर एग्जीक्यूट होती है और मल्टीपल थ्रेड इसके अंदर एक टाइम पर सेम कोड को रन कर रहे होते हैं। इसके अंदर थ्रेड के लोकल रजिस्टर होते हैं, ठीक है, और ब्लॉक लोकल मेमोरी होती है और ग्लोबल मेमोरी होती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर क्या होता है कि फर्दर इसके आर्किटेक्चर की और चीज़ें तो मैंने आगे दोबारा लिखी हुई हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास ये है कि जो हमारे पास MPI लाइब्रेरीज हैं उनके कितने कितने फंक्शंस हैं, बेसिक के और ह्यूज के। तो ह्यूज के हमारे पास 125 फंक्शंस होते हैं और बेसिक के 6 फंक्शंस होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि हमारे पास MPI लाइब्रेरीज के कोई से 2 एग्जाम्पल हमने देनी है। तो एक है हमारे पास MPI-CH और एक है हमारे पास OpenMPI। ये आपने दोनों नाम याद रखने हैं, MPI-CH एंड OpenMPI। उसके बाद हमारे पास है कि फाइल इनपुट आउटपुट का जो लस्टर फाइल सिस्टम होता है उसके क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो आपने सिर्फ इनके नाम याद रखने हैं। हमारे पास मेटा डाटा सर्वर होता है, ऑब्जेक्ट स्टोरेज सर्वर होता है, ऑब्जेक्ट स्टोरेज टारगेट होता है और मेटा डाटा टारगेट होता है, ठीक है। मेटा डाटा टारगेट, 4 इसके कंपोनेंट होते हैं। ये 4 कंपोनेंट के नाम आपने याद रखने हैं, मेटा डाटा सर्वर, मेटा डाटा टारगेट, ऑब्जेक्ट स्टोरेज सर्वर और ऑब्जेक्ट स्टोरेज टारगेट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ग्रेन्स के लेवल कौन कौन से होते हैं। तो एक हमारे पास होता है फाइन ग्रेन्ड और एक होता है कोर्स ग्रेन्ड। फाइन ग्रेन्ड का मतलब होता है कि डिकम्पोजिशन ऑफ कंप्यूटेशन इनटू लार्ज नंबर ऑफ टास्क रिजल्ट इन फाइन ग्रेड डिकम्पोजिशन। और कोर्स ग्रेन्ड क्या होती है, डिकम्पोजिशन ऑफ कंप्यूटेशन इनटू स्मॉल नंबर ऑफ टास्क रिजल्ट इन कोर्स ग्रेन्ड। यानी स्मॉल नंबर ऑफ टास्क होंगी तो हमारे पास मोटी मोटी ग्रेन्स बन जाएंगी, अगर लार्ज नंबर यानी ज़्यादा टास्क होंगी तो हमारे पास छोटी छोटी ग्रेन्स बन जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास वही लेटेंसी, बैंडविड्थ, बाइसेक्शन वाली चीज़ें जो मैंने आपको बता दी, जो कि प्रॉपर्टीज होती हैं इंटरकनेक्शन नेटवर्क की। अच्छा, अब हमारे पास परफॉर्मेंस मैट्रिक्स एफिशिएंसी है, इसका फार्मूला पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो एफिशिएंसी जो होती है हमारे पास वो यहाँ पर गिवन है कि मेजर ऑफ द फ्रैक्शन ऑफ टाइम फॉर विच अ प्रोसेसिंग एलिमेंट इज यूजफुली एम्प्लॉयड। तो एफिशिएंसी की जो फार्मूला है E = S/T, यानी हमारे पास जो स्पीड अप है उसको हम टोटल टाइम से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एफिशिएंसी आ जाती है। और इसके जो बाउंड्स हैं हमारे पास क्या होता है कि एज लो एज 0 हो सकती है और एज हाई एज 1 हो सकती है। 0 और 1 के दरमियान ये लाई करती है। फिर हमारे पास स्पीडअप जो होती है किसी भी नंबर्स को प्रोसेसर में ऐड करने के लिए, तो वो n/log n होती है। ये MCQ में भी क्वेश्चन आता है। और जो एफिशिएंसी होती है वो हमारे पास n/log n के इक्वल ही बनती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि व्हाट आर द इनपुट आउटपुट बॉटलनेक्स। तो इनपुट आउटपुट की जो बॉटलनेक्स होती हैं उनमें क्या होता है कि एक तो CPU की जो स्पीड होती है वो इनपुट आउटपुट से काफ़ी ज़्यादा होती है। दूसरा ये कि CPUs के नंबर भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। और तीसरा ये कि एप्लीकेशन की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है इनपुट आउटपुट के लिए। तो इन 3 वजह से हमारे पास इनपुट आउटपुट बॉटलनेक होती है। इंक्रीजिंग CPU स्पीड as compared to input output, increase in number of CPUs and the new application domains that increase input output demand। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन बफर्ड एंड अनबफर्ड कम्युनिकेशन। तो बफर्ड मैसेज पासिंग वो होती है जिसके अंदर जो मैसेज होता है वो बफर के अंदर स्टोर किया जाता है। और हमारे पास जो अनबफर्ड होती है इसके अंदर हमारे पास डायरेक्ट मैसेज पास किया जाता है फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर, और इमीडिएटली विदाउट एनी बफरिंग हमारे पास मैसेज सेंड एंड रिसीव किए जाते हैं। और ये कब यूजफुल होता है, हमें लो लेटेंसी रिक्वायर्ड होती है। नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन नेम नोड एंड डाटा नोड। तो हमारे पास जो HDFS है, हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, उसके अंदर 2 टाइप्स ऑफ नोड्स होते हैं। नेम नोड होता है जिसको मास्टर नोड बोलते हैं और डाटा नोड होता है जिसको वर्कर नोड बोलते हैं। नेम नोड क्या करता है, कीप ट्रैक ऑफ डाटा नोड्स दैट हैव ब्लॉक्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल असाइन, यानी हमारे पास ये ट्रैक ऑफ डाटा नोड्स रखता है। जबकि हमारे पास जो डाटा नोड्स होते हैं ये वर्क हॉर्स ऑफ द फाइल सिस्टम होते हैं और इनके अंदर ओरिजिनल फाइल्स, हमारे पास ओरिजिनल डाटा अवेलेबल होता है इन द डाटा नोड्स। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मेटा डाटा। तो मेटा डाटा की 2 टाइप्स हैं, एक होता है स्ट्रक्चरल मेटा डाटा और दूसरा होता है डिस्क्रिप्टिव मेटा डाटा। स्ट्रक्चरल मेटा डाटा जो होता है वो फोकस करता है डाटा स्ट्रक्चर, डिजाइन एंड स्पेसिफिकेशन के ओवरऑल जो सिस्टम है उसका डाटा स्ट्रक्चर क्या होगा, उसका क्या डिजाइन होगा, क्या स्पेसिफिकेशन होगी। जबकि डिस्क्रिप्टिव मेटा डाटा होता है ये इंडिविजुअल इंस्टेंसेस के ऊपर होता है कि इंडिविजुअल इंस्टेंसेस ऑफ एप्लीकेशन जो है उसका डाटा कंटेंट या डाटा क्या है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि इनलिस्ट एनी 3 GPU लाइब्रेरीज। तो कोई सी 3 GPU लाइब्रेरीज जो हैं वो आपने बतानी है, उनके नाम बताने हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि एक हमारे पास numpy आपने सुना होगा, ठीक है। numpy की जो लाइब्रेरी होती थी वो क्या करती है, numpy अरेज आपस में फास्ट पैरेलल कंप्यूटेशंस परफॉर्म करती हैं। तो कूडा में हमारे पास जो numpy से रिलेटेड चीज़ होती है वो होती है QPy, ठीक है। तो एक नाम आपको QPy याद हो जाना चाहिए। उसके बाद हमारे पास एक और जो लाइब्रेरी होती है वो होती है बेसिक लीनियर अलजबरा के लिए, ठीक है। ब्लास बोलते हैं बेसिक लीनियर अलजबरा, और इसके साथ जब आप Q लगा देंगे तो ये बन जाएगा QBLAST, जो कि ये वाली लाइब्रेरी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक और लाइब्रेरी होती है
CUFFT, जो कि हमारे पास फोरियर ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए यूज़ होती है, फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशंस, ठीक है। तो CUFFT, ठीक है, ये आपने याद कर लेना है। अच्छा, अब यहाँ पे क्यू पाई नहीं गिवन, तो इसको आप स्किप माने बुक वाली लिखते हैं। ओपन सीवी तीसरी आसान है मेरे ख्याल से, आप इसको याद कर लें। या फिर हमारे पास क्यू स्पार्स भी एक होती है, ये भी लीनियर अलजेब्रा से रिलेटेड होती है, क्यू स्पार्स वाली। तो क्यू ब्लास्ट और क्यू स्पार्स और ये स्पार्स लीनियर अलजेब्रा, ये तमाम एक ही लीनियर अलजेब्रा वाली लाइब्रेरीज हैं, ठीक है। तो आपने कोई से 3 इनमें से नाम याद कर लेने हैं। तो मैं जो आपको नाम बता रहा हूँ, एक आप याद कर लें क्यू ब्लास्ट, ठीक है। एक आप याद कर लें ओपन सीवी, ठीक है, यानी आपने अपनी सीवी किसी को खोल के दे दी कि मुझे जॉब पे रख लो। और तीसरी आप याद रख लें QFFT, फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशंस वाली, ठीक है। और अगर आपको ब्लास्ट याद है तो आपको क्यू स्पार्स भी याद हो रही होगी। 4 आप याद कर लें तो मेरे ख्याल से इनमें से 3 पेपर में याद आ ही जाएंगी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉजल कंसिस्टेंसी एंड सीक्वेंशियल कंसिस्टेंसी। तो थोड़ा सा ओवरव्यू मैंने आपको दिया था कि सीक्वेंशियल कंसिस्टेंसी में तमाम चीज़ें एक सीक्वेंस में होनी चाहिए, जबकि कॉजल कंसिस्टेंसी में सिर्फ वो चीज़ें सीक्वेंस में होनी चाहिए जो कॉजली रिलेटेड हैं। तो यहाँ पे पढ़ते हैं। सबसे पहले ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस। जो सीक्वेंशियल कंसिस्टेंसी होता है इसके अंदर ऑल प्रोसेसेस सी द सेम ग्लोबल ऑर्डर ऑफ ऑल ऑपरेशन। जो हमारे पास तमाम ऑपरेशन होते हैं उनका एक ग्लोबल ऑर्डर होना चाहिए, जबकि कॉजल कंसिस्टेंसी में ओनली कॉजली रिलेटेड ऑपरेशन मस्ट अपेयर इन द सेम ऑर्डर। इसके अंदर सिर्फ जो हमारे पास कॉजली रिलेटेड ऑपरेशंस होंगे वो सेम ऑर्डर में होने चाहिए। उसके बाद है इंडिपेंडेंट ऑपरेशंस। यहाँ पर क्या होगा कि इवन अनरिलेटेड इंडिपेंडेंट जो ऑपरेशंस होते हैं वो भी हमारे पास सेम ऑर्डर एवरीवेयर होने चाहिए, जबकि कॉजल कंसिस्टेंसी में ऐसा नहीं है। कॉजल कंसिस्टेंसी में हम कहते हैं कि कंकरेंट ऑपरेशंस हैं जो अनरिलेटेड हैं वो डिफरेंट ऑर्डर में डिफरेंट मशीन्स पर शो हो सकते हैं। स्ट्रिक्टनेस के लिहाज से देखा जाए तो सीक्वेंशियल कंसिस्टेंसी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, जबकि कॉजल लेस स्ट्रिक्ट है। परफॉर्मेंस के लिहाज से देखा जाए तो इसकी लोअर परफॉर्मेंस है, क्योंकि इसके अंदर सिंक्रोनाइजेशन ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, तो ये देर लगाता है, डिलेज आ जाते हैं। जबकि कॉजल कंसिस्टेंसी हायर होता है, इसके अंदर लेस सिंक्रोनाइजेशन रिक्वायर्ड होती है। उसके बाद है व्हाट आर द एनालिसिस एंड परफॉर्मेंस मैट्रिक्स फॉर एवेल्युएशन ऑफ इंटरकनेक्शन नेटवर्क। जो इंटरकनेक्शन नेटवर्क है उनकी एवेल्युएशन के लिए हम 3 मैट्रिक्स इस्तेमाल करते हैं। एक है डायमीटर, दूसरा है बाइसेक्शन विड्थ और तीसरा है कॉस्ट। ये आपने याद रखने हैं। फिर हमारे पास है व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ स्केलिंग। स्केलिंग के क्या प्रॉब्लम आते हैं? तो स्केलिंग के अंदर हमें चीज़ें कुछ कंसीडर करनी पड़ती हैं। एक ये है कि स्लोअर सिस्टम परफॉर्मेंस विद द बिग डाटा। जैसे अब स्केल कर रहे हैं हम डाटा को, डाटा बढ़ाते जा रहे हैं, तो जैसे जैसे हमारे पास बिग डाटा आएगा हमारे पास सिस्टम परफॉर्मेंस लो हो जाएगी। दूसरा ये है सिंक्रोनाइजेशन ऑफ ऑल रेप्लिकास। जितने हमने रेप्लिकास बनाने हैं उन तमाम की हमने सिंक्रोनाइजेशन भी मेंटेन करनी होती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीपीयू एंड सीपीयू। तो जीपीयू जो होता है हमारे पास पैरेलल ऑपरेशंस के लिए होता है, जबकि सीपीयू सीरियल प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लिए होता है। जीपीयू के अंदर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा पैरेलल एग्जीक्यूटिंग यूनिट्स होते हैं, जबकि सीपीयू में थोड़े से एग्जीक्यूशन यूनिट्स होते हैं। जीपीयू हमारे पास बहुत ज़्यादा फास्टर होता है और एडवांस मेमोरी इंटरफेसेस होते हैं, जबकि सीपीयू जो होता है ये लेस डाटा शिफ्ट अराउंड करता है, इसलिए इसको ज़्यादा एडवांस मेमोरी इंटरफेसेस की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके जो असल में कोर्स होते हैं वो खुद ही डिसीजन मेकर्स होते हैं, उनकी अपनी मेमोरी होती है। जीपीयू के जो कोर होते हैं इतने ज़्यादा एडवांस नहीं होते, ज़्यादा होते हैं नंबर में लेकिन एडवांस नहीं होते, इसलिए उनको मेमोरी इंटरफेसेस की ज़रूरत पड़ती है। जीपीयू हैव मच डीपर पाइपलाइन, सेवरल थाउजेंड स्टेजेस। जीपीयू के स्टेजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, सेवरल थाउजेंड, जबकि सीपीयू जो होता है इसके अंदर सिर्फ 10 या 20 स्टेजेस ऑफ पाइपलाइंस होती हैं। तो ये इनके डिफरेंस इंपॉर्टेंट है फॉर द शॉर्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास है जीपीयू आर्किटेक्चर। ये क्वेश्चन पहले भी आया था, मैंने आपको उस टाइम एक्सप्लेन कर दिया था कि ग्रिड्स होती हैं, फिर हमारे पास ब्लॉक होते हैं, फिर हमारे पास कोर्स होती हैं। तो फर्दर थोड़ा दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारे पास जो पैरेलल को प्रोसेसर होता है कन्वेंशनल सीपीयूज का, ये SIMD आर्किटेक्चर इंप्लीमेंट करता है और इसके अंदर मल्टीपल थ्रेड्स एक टाइम पर रन होते हैं। इसके अंदर ग्रिड ऑफ ब्लॉक ऑफ थ्रेड्स होता है, ठीक है, यानी ग्रिड होता है उसमें ब्लॉक्स होते हैं, उसमें फिर थ्रेड्स होते हैं। थ्रेड्स के लोकल रजिस्टर्स होते हैं, ब्लॉक की लोकल मेमोरी होती है और ग्लोबल मेमोरी होती है। अच्छा, इसको आप थ्रेड्स भी बोल सकते हैं, यहाँ पे आप कोर्स लिखेंगे तो वो भी कॉन्सेप्ट ठीक होगा, लेकिन अगर बुक में थ्रेड्स है तो आप थ्रेड्स लिख दें। अच्छा, जीपीयू हैज़ मैनी कोर आर्किटेक्चर। इसके अंदर बहुत ज़्यादा कोर्स होती हैं, दैट इज हंड्रेड्स ऑफ सिंपल प्रोसेसिंग कोर्स ऑर्गेनाइज्ड एज मल्टी प्रोसेसर्स। इसके अंदर हंड्रेड्स ऑफ कोर्स होती हैं जो कि मल्टी प्रोसेसर्स के तौर पर ऑर्गेनाइज्ड होती हैं। ईच कोर कैन हैव वन और मोर थ्रेड्स। हर कोर में एक या एक से ज़्यादा थ्रेड चल सकते हैं। ब्लॉक मैप टू कोर्स ऑन द जीपीयू। जो ब्लॉक्स होते हैं बेसिकली वो आगे कोर्स पर मैप हो रहे होते हैं, यानी पहले ग्रिड है, ग्रिड के आगे ब्लॉक है और ब्लॉक के आगे हमारे पास कोर्स होती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आर्किटेक्चर है, ये आपने याद रखना है जीपीयू का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ वर्चुअल मशीन्स आर यूज्ड टू हैंडल कोल्ड माइग्रेशन। कोल्ड माइग्रेशन के अंदर वर्चुअल मशीन्स कैसे इस्तेमाल होती हैं? तो वर्चुअल मशीन कैन बी यूज्ड टू फैसिलिटेट द माइग्रेशन ऑफ एप्लीकेशन अक्रॉस डिफरेंट नोड्स इन द नेटवर्क। हमारे पास जो नेटवर्क में डिफरेंट नोड्स हैं, डिफरेंट कंप्यूटर हैं, डिफरेंट डिवाइसेज हैं, उनके लिए हमारे पास वर्चुअल मशीन्स यूज़ होती हैं। वर्चुअल मशीन फैसिलिटेट एप्लीकेशन माइग्रेशन बाय इनकैप्सुलेटिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम। वर्चुअल मशीन के अंदर हम क्या करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम उसका पार्ट बना लेते हैं, एप्लीकेशन एंड कन्फिग्रेशन
ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ एप्लीकेशन भी आ जाती है, कॉन्फ़िगरेशन भी आ जाती है। इनटू अ पोर्टेबल यूनिट, एक पोर्टेबल यूनिट बन जाता है दैट कैन बी मूव फ्रॉम वन फिजिकल मशीन टू अनदर, जो कि हम आसानी से, जबकि पोर्टेबल बन जाता है तो हम एक फिजिकल मशीन से दूसरी फिजिकल मशीन पर ट्रांसफर कर सकते हैं विद मिनिमल डिस्ट्रप्शन एंड डाउन टाइम, मिनिमल डिस्ट्रप्शन और डाउन टाइम के साथ। फॉर एग्जांपल अगर एक नोड फेल कर जाता है या उसको रिप्लेस करने की जरूरत पड़ती है तो वीएम क्या कर सकता है, माइग्रेट कर देता है टू योर न्यू नोड, यानी जिस नोड पे वो चल रहा था वहां से माइग्रेट करके न्यू नोड पर चला जाएगा विद मिनिमल डिस्ट्रप्शन टू द एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन में कोई डिस्ट्रप्शन नहीं आएगी। तो इस तरह से जो वीएम होते हैं ये पोर्टेबल होने की वजह से हमारे पास कोड माइग्रेशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आर द कलेक्टिव ऑपरेशंस ऑफ एमपीआई। तो एमपीआई के 3 कलेक्टिव ऑपरेशंस है, एक ये बैरियर सिंक्रोनाइजेशन करता है, दूसरा गैदर स्कैटर ऑपरेशंस करता है, और तीसरा ब्रॉडकास्ट और रिडक्शंस करता है। तो ये तीनों कलेक्टिव ऑपरेशंस आपने याद रखने फॉर द शॉर्ट क्वेश्चन। फिर हमारे पास है व्हाट आर द डिफरेंट थ्रेड मॉडल्स। थ्रेड मॉडल्स हमारे पास कौन कौन से हैं, एक है मैनी टू मैनी, एक है वन टू वन, एक है मैनी टू वन, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू हो रहा है, सॉरी मैंने इसको बुलेट पॉइंट में लिख दिया कि थ्रेड का कोड है, ये आपने याद करना है कि थ्रेड को क्रिएट करने के बाद लिए हमारे पास क्या कोड होता है। यहाँ पे वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। थ्रेड को एग्जिट करने के लिए क्या कोड का सिंटैक्स है, सिर्फ ये एक लाइन है, नीचे बाकी कमेंट लिखे हुए हैं, ठीक है। क्रिएट करने की ये लाइन है, ये आपने लाइन याद करनी है। एग्जिट करने की यानी थ्रेड को खत्म करने की ये लाइन है, और थ्रेड को वेट करने के लिए, किसी और थ्रेड का वेट करने के लिए हमारे पास ज्वाइन का कोड होता है। तो ये आपने लाइन याद करनी है, ठीक है। ये तीनों लाइनें आपने थ्रेड की याद कर लेनी है। ज़्यादातर हमारे पास जो एग्जिट वाली लाइन होती है ये आती है कि आपको बोला जाएगा कि थ्रेड को खत्म करने का, टर्मिनेट करने का कोड लिखें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग थ्रेड। थ्रेड को यूज़ करने के क्या बेनिफिट्स होते हैं, तो ये बेनिफिट्स आपने देखने हैं। एक होता है हमारे पास पोर्टेबिलिटी, दूसरा होता है लेटेंसी हाइडिंग, तीसरा होता है शेड्यूलिंग एंड लोड बैलेंसिंग, फिर ईज ऑफ प्रोग्रामिंग और वाइड स्प्रेड यूज़। यानी थ्रेड के अंदर पोर्टेबिलिटी हो जाती है, जो जो पी थ्रेड को सपोर्ट करेगा वहाँ पे हम थ्रेड चला लेंगे। लेटेंसी हाइडिंग होती है, थ्रेड के प्रोसेस की एड्रेस स्पेस को इसने यूज़ करना होता है तो लेटेंसी हमारे पास होती ही नहीं है। शेड्यूलिंग और लोड बैलेंसिंग का मसला नहीं होता हमारे पास थ्रेड्स में। ईज ऑफ प्रोग्रामिंग होती है, इनको लिखना आसान है, पी थ्रेड लाइब्रेरीज बनी हुई हैं, बहुत आसान है। और वाइड स्प्रेड यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है, एक स्टैंडर्ड बन चुका है। व्हाट आर द इनपुट आउटपुट पैटर्न्स। इनपुट आउटपुट पैटर्न्स कौन कौन से हैं, हमारे पास सीरियल इनपुट आउटपुट होता है, पैरेलल इनपुट आउटपुट होता है, शेयर्ड फाइल होता है, और इन तीनों के कम्बिनेशंस होते हैं। ये 3 मेन होते हैं, सीरियल, पैरेलल और शेयर्ड फाइल, और इसके अलावा इनके कम्बिनेशंस होते हैं। नेम एनी 3 इनपुट आउटपुट लाइब्रेरीज। तो हमारे पास HDFS एक लाइब्रेरी है, HDF5 है, सॉरी यहाँ पर S नहीं लिखा हुआ है, HDF5 एक लाइब्रेरी है, पैरेलल नेट CDF और एडियोस। ये 3 लाइब्रेरीज हैं हमारे पास जो इनपुट आउटपुट के लिए यूज़ होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है राइट एनी 5 बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर इनपुट आउटपुट, के इनपुट आउटपुट के लिए हम 5 कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करें। तो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये आ सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया कि हमारे पास अवॉइड ओपनिंग एंड क्लोजिंग फाइल्स फ्रीक्वेंटली। एक तो ये है कि हम बार बार फाइल्स को ओपन या क्लोज ना करें। दूसरा ये है कि रीड स्मॉल शेयर्ड फाइल्स फ्रॉम अ सिंगल टास्क, एक सिंगल जो टास्क होती है उसमें से हम शेयर्ड फाइल्स को रीड करें। दूसरा ये है प्लेस स्मॉल फाइल्स ऑन सिंगल OST, जो OST है उसके ऊपर स्मॉल फाइल्स को प्लेस किया जाए। लिमिट द नंबर ऑफ, यानी स्मॉल फाइल्स को एक सिंगल OST पे रख दें, ज़्यादा OSTs पे डिस्ट्रीब्यूट ना करें, ताकि अगर हम एक OST इस्तेमाल करें तो वहाँ से ही सारा डाटा उठा लें। लिमिट द नंबर ऑफ फाइल्स विद इन अ सिंगल डायरेक्टरी, एक सिंगल डायरेक्टरी जो है उसके अंदर लिमिट कर दें नंबर ऑफ फाइल्स को, ताकि हमारे पास जो डायरेक्टरी का टेबल है वो छोटा बने। प्लेस डायरेक्टरीज कंटेनिंग मैनी स्मॉल फाइल्स ऑन सिंगल OSTs। अब ऐसी डायरेक्टरीज हैं जिनके अंदर छोटी छोटी फाइलें हैं, वो सिंगल OST पे रखें। ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ तकरीबन सेम है, यहाँ पर बस डायरेक्टरी का वर्ड आ गया कि डायरेक्टरीज जिनके अंदर स्मॉल फाइल्स हैं उनको OST में रखें, और यहाँ पे डायरेक्ट फाइल्स हैं कि जो स्मॉल फाइल्स हैं उनको OST पे रख दें। तो ये 5 बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, आप इनको एक बार पढ़ेंगे तो आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने अल्फाज में लिख सकते हैं। उसके बाद है व्हाट आर द परफॉर्मेंस मेट्रिक्स फॉर पैरेलल सिस्टम्स। पैरेलल सिस्टम के क्या क्या परफॉर्मेंस मेट्रिक्स हैं, तो हमारे पास है एग्जीक्यूशन टाइम, ओवरहेड, स्पीड अप, एफिशिएंसी एंड कॉस्ट। ये मेट्रिसेस आपने याद करने हैं कि जो पैरेलल सिस्टम है उसको हम कैसे एवेलुएट करते हैं। हम उसका एग्जीक्यूशन टाइम देखते हैं, उसका ओवरहेड देखते हैं, उसका स्पीड अप देखते हैं कि कितना सीरियल से वो स्पीड अप हुआ है, उसकी एफिशिएंसी देखते हैं जो कि स्पीड अप डिवाइडेड बाय टोटल टाइम के इक्वल होती है, और उसकी कॉस्ट देखते हैं कि उसमें कॉस्ट कितनी लग रही है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट आर द ओवरहेड्स दैट कॉज डिग्रेडेशन इन द परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस में डिग्रेडेशन कौन कौन से ओवरहेड कॉज करते हैं, तो हमारे पास होता है वेस्टेड कंप्यूटेशन, कम्युनिकेशन, आइडलिंग और कंटेंशन। ये हम कम्युनिकेशन बेसिकली वही है कम्युनिकेशन ओवरहेड, ठीक है। और वेस्टेड कंप्यूटेशन यानी ऐसी कंप्यूटेशन हमारे पास होती हैं जो सीरियल वाला नहीं कर रहा था लेकिन पैरेलल वाला कर रहा है, तो ये वेस्टेड कंप्यूटेशन, एक्स्ट्रा कंप्यूटेशंस होती हैं। फिर होता है आइडलिंग के हमारे पास कोई प्रोसेसर आइडल बैठा हुआ है, और उसके बाद है कंटेंशन के बहुत ज़्यादा कंटेंशन हो गई है, एक जगह पर इकट्ठा हो गया काम। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ ओवरहेड इन पैरेलल प्रोग्राम्स। पैरेलल प्रोग्राम्स के अंदर सोर्सेज ऑफ ओवरहेड क्या होते हैं। अच्छा ये हमारे पास क्या था, ओवरहेड्स कौन कौन से होते हैं, ये ओवरहेड कहाँ से आते हैं, ये हमारे पास आते हैं इंटर प्रोसेस इंटरेक्शन से। जब आप प्रोसेसेस आपस में इंटरेक्शन करते हैं तो जाहिर बात है कम्युनिकेशन का ओवरहेड आता है।
आइडलिंग से आते हैं कि प्रोसेस आइडल होता है बिकॉज ऑफ लोड इम्बैलेंस सिंक्रोनाइजेशन और सीरियल कंपोनेंट्स। बस आपने इनके नाम याद रखने हैं। इंटर प्रोसेस इंटरेक्शन से आते हैं, आइडलिंग से आते हैं और एक्सेस कंप्यूटेशन से आते हैं, जो कि वेस्टेड कंप्यूटेशन है। बेसिकली ये वेस्टेड कंप्यूटेशन और एक्सेस कंप्यूटेशन एक ही चीज़ है। अच्छा, जीएफएस आर्किटेक्चर जो होता है इसके दो कंपोनेंट्स हैं, मास्टर और चंक सर्वर। मास्टर में हमारे पास मेटा डाटा स्टोर होता है, जबकि चंक सर्वर में हमारे पास ओरिजिनल फाइल स्टोर होती हैं। और जो एचडीएफएस क्लस्टर्स हैं इसके अंदर दो नोड होते हैं, नेम नोड और डाटा नोड। नेम नोड हमारे पास मास्टर नोड होते हैं, जबकि डाटा नोड हमारे पास वर्कर नोड होते हैं। और इन दोनों का डिफरेंस भी पेपर में आ रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेम नोड एंड डाटा नोड। तो यहाँ पर हमारी सब्जेक्टिव की फाइल एंड होती है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे तो आपने लाजमी पेपर के बाद कमेंट करना है कि आपको इसमें से कितने सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आए हैं, ताकि मुझे पता चले कि मेरी एफर्ट जो है वो किसी के काम आ रही हैं या नहीं आ रही। और अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। बाकी स्टूडेंट्स से ये वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।